होप यू विल बी फाइन। हाउ आर यू? तो बेटा आज शुरुआत करते हैं और अंत भी हो जाएगा आज मौर्य एम्पायर का। तो आज मौर्य एम्पायर फिनिश्ड हो जाएगा, नो डाउट। वैसे भी बेटा अच्छे से पढ़ने पर 5 घंटे लगते हैं मौर्य एम्पायर के क्लास में, और ये तीसरा दिन है आपका, 4.5 घंटे तो लगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में मौर्य एम्पायर ख़त्म होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत है, जैसे मुग़ल है, जैसे मौर्य है, ये सब थोड़ा टाइम लेता है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स यूँ निकल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अशोक आपका टॉपिक है, लेकिन आज का एक इम्पोर्टेंस देखते हैं। 23 जून 1757, बैटल ऑफ पलासी। इन बंगाल, between नवाब सिराजुद्दौला and East India Company. रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन जीती? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो ये आज का इंपॉर्टेंस है। गौर से सुनिए बेटा जो मैं कह रहा हूं, ओके। 23 के संदर्भ में, 23 जून के संदर्भ में हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, उसको गौर से सुनिएगा। बंगाल में मुगल से अलग होकर के जो शासन स्थापित हुआ उसे आप नवाब ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का नवाब। और बंगाल का नवाब जो था उस वक्त सिराजुद्दौला था, जो बहुत ही यंग था। उसके नाना मुर्शिद कुली खान जो थे उसको गोद लिए हुए थे, तो गोद लिया हुआ बेटा था वो। वैसे रिश्ते में नाती था पर गोद लिया हुआ बेटा था। और मीर जाफर सेनापति था। तो अंग्रेजों ने उसे सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि तोड़े जाने का आरोप लगाया। द कॉज ब्रीचिंग ऑफ अलीनगर ट्रीटी एज चार्ज सीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल। दैट वाज द कॉज बिहाइंड दिस वॉर, एंड दिस वॉर अकर्ड and not occur fight between East India Company led by Robert Clive and यहाँ से कौन था? सिराजुद्दौला और उसके साथ। इस युद्ध को देखें तो 9 बजे के आसपास शुरू हुआ, 12 बजे ख़त्म हो गया। इसे युद्ध नहीं, एक झड़प, स्क्रिमिश माना जाता है। जैसा एक स्क्रिमिश हमारा अभी बॉर्डर पे 15-16 जून की मध्यरात्रि में हुआ, बिल्कुल स्क्रिमिश था, षड्यंत्र था, क्लियर था। तो इसीलिए याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को अंततः मार दिया जाता है, और अब रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब मेकर ऑफ बंगाल, बंगाल की नवाब निर्माता, किंग मेकर बन गई। और उसने अपनी तरफ से मीर जाफर को नया नवाब अपॉइंट किया, और तभी इसको कहते हैं बंगाल की पहली क्रांति। ठीक है, और बंगाल अब क्या हो गई? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। और यहीं से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल, ठीक है ना, शुरुआत भारत में देखा जाए तो। हालांकि 1751 अकाट का घेरा है, पर अब पॉलिटिकल डोमिनेंस बंगाल में शुरुआत हो गई। और यहीं से हम देखते हैं कि हम अब एक तरह से ट्रेड कॉलोनीज जो थे, अब हम पॉलिटिकली भी डोमिनेट होना शुरू होने लगे, बट इनडायरेक्टली। और ये एक टर्निंग पॉइंट था, नो डाउट। और पलास का पेड़ होता है, जिसे टेसू का पेड़ भी कहते हैं, जिसे ढाक का पेड़ भी कहते हैं, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। तो इस मैदान में ही युद्ध हुआ, इसलिए इसको कहते हैं बैटल ऑफ पलासी।
पलास का पेड़ की वजह से। ठीक है, छोड़िए। तो 23 जून का ये कहानी है। वैसे आज हमारे परिवार के संदर्भ में देखा जाए तो मेरे पिताजी ने एक मंदिर की स्थापना की थी ताकि मैक्सिमम लोग अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को, अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं और अपने मन को शांत रखें। तो उस मंदिर की स्थापना भी आज 23 जून को है। तो हमारे यहाँ आज मंदिर का स्थापना है। ठीक है, चलिए, स्थापना दिवस है। अब हम ध्यान देखें, ये बात तो हो गई। अब हमें सीधा अशोक पे आना है। अशोका द ग्रेट, समय आपको मालूम ही है, 273 BC से 232 BC। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं, नो डाउट, समझना जरूरी है। अशोक का संदर्भ जो है बहुत सारे सवालों के लिए है, स्टेप बाय स्टेप समझे। पहला पॉइंट मैंने ये कहा, किस प्रकार से गद्दी लिया और कैसे अपने आप को स्थापित किया। फिर मैंने आपसे ये कहा कि कलिंग का युद्ध का कारण क्या था और कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ और ये युद्ध कब लड़ा गया। उसके राज्य अभिषेक के, विधिवत राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष उपरांत 9वें वर्ष में। सोर्स क्या है, 13वां बृहत शिलालेख कहाँ से मिला, ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ, तो ध्यान से सुनेंगे। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और इस युद्ध के परिस्थितियों को देखते हुए उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने जो है ये एक तरह से शपथ ले लिया कि अब मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा और समझाने बुझाने से शांति का संदेश दूंगा। अर्थात कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का एज ए किंग फर्स्ट एंड लास्ट युद्ध था। राजा बनने के बाद अशोक ने कुल कितने युद्ध लड़े, सिर्फ एक। क्यों ऐसा है कि उसके बाद युद्ध की बातें छोड़ दिया, तो ध्यान दें, उसने युद्ध करना छोड़ दिया पर युद्ध की बात नहीं छोड़ा। साम्राज्य को सैन्य शक्ति के रूप में, निरंकुश शासन के रूप में बनाए रखा, वो नहीं छोड़ा। क्योंकि जहां कहीं भी बहुत सारे हमारे ट्राइबल्स समुदाय के लोग थे जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, नॉट ओनली ट्राइबल, अदर कम्युनिटी जो मेन स्ट्रीम में आने में दिक्कत कर रहे थे, उन सबको वो धमकी भी देता है कि जो राज्य, जो सेना कलिंग का युद्ध जीत सकती है वह आटविकों का भी नाश कर सकती है। कंधार के शारकुणा में लमगान अभिलेख है जो बाइलैंग्वेज है, जिसमें वो आटविक राज्य के लोगों को धमकाता है कि वो शांति का संदेश समझे, पीसफुली रहे, वरना कलिंग को जीतने वाली सेना आपका भी विनाश कर सकती है। ये मतलब था, यानी वो युद्ध की धमकी दे रहा है। उसने युद्ध नीति का त्याग नहीं किया है, युद्ध का त्याग किया है। जरूरत पड़ने पर युद्ध किया जाएगा, ये मतलब। चलिए, ये भी बात समझ गए। अब अगले पॉइंट पर आइए। कलिंग के युद्ध उपरांत हम देखते हैं कि उसने जो है 259 में उपगुप्त नाम के भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में महायानी शाखा को अपनाया। अर्थात ये कौन कहता है, तो भारत में हर्षवर्धन के समय एक तीर्थयात्री आया था, हवेन सांग। हवेन सांग ये जिक्र करता है कि अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बिल्कुल सही है, यही मान्य है। सवाल है उपगुप्त कौन था। ये जो अशोक का सबसे बड़ा भाई था सुसीम, उसका बेटा बौद्ध भिक्षु बना हुआ था। तो अपने भतीजे
उपगुप्त से शिक्षा लिया है। अगर हम लोग इतिहास को ढंग से पढ़ें समझें तो बेटा लोग जल्दीबाजी में बहुत गलत उल्टा सीधा काम करते हैं, समय के हिसाब से दलील देते हैं, लेकिन इसका पश्चाताप भी लोगों को करना ही पड़ता है। तो अपने भतीजे सुसीम के पुत्र जो भिक्षु बन चुका था उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण किया और बौद्ध धर्म की महायानी शाखा को अपनाया। वो बौद्ध भिक्षु नहीं बन गया, बौद्ध धर्म का फॉलोवर्स अनुयायी बना, गृहस्थ जीवन में ही रहा, ये मतलब है। अब देखिए, तो एक तो ये हो गया कि उपगुप्त से शिक्षा ली, 259 बीसी में शिक्षा लिया, ये है। अब उसके बाद उसने अपनी नीति को बदल दिया। नीति को बदल दिया, जहां वो युद्ध के नगारे बजाया करता, युद्ध की उद्घोषणा किया करता था, उसकी जगह वो शांति का संदेश देने निकला, पीस मैसेज। इसको कहते हैं युद्ध के, ठीक है, नगारे बजाने की जगह अब जो है वो धम्म घोष की बात कर रहा है, धम्म की घोषणा कर रहा है। संस्कृत में इसका अर्थ है धर्म और प्रकृत भाषा में हो जाता है धम्म, और धम्म का अर्थ धर्म ही है, अर्थात एक सोशल अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे कीचु धम्मा, एक क्वेश्चन उठा है, धम्म क्या है? तो कहता है अप्पा सिनेवे, बहु कथाने, दया दाने, सचे सोचिए, ठीक है। और इसी तरह से फिर और आगे है थोड़ा सा माधवे साधवे, समझ में आई बात? देखिए अप्पा सिनेवे, यानी सीन मतलब ऐसे भी इंग्लिश में पाप होता है, और सिनवे मतलब यहां भी होता है पाप, अधर्म, जो गलत करते हैं। तो अप्पा सिनवे, पाप से मुक्त हो, पाप मत करो। बहु कथाने, वेलफेयर टू मैक्सिमम पीपल, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करो, वेलफेयर करो। दया दाने, दान पुण्य करो, लोगों की मदद करो। सचे सोचिए, सदा सत्य बोलो, अपने विचार उत्तम रखो, स्वच्छ रखो। और फिर क्या कहता है, माधवे साधवे, यानी मृदु बनो, सॉफ्ट माइंडेड, सॉफ्ट स्किल रखिए, मृदु बने। माधवे साधवे, साधुता, सेजनेस, अपने अंदर में साधुता लाइए, बड़ी अच्छी बात है ना। कीचु धम्मा, अप्पा सिनेवे, बहु कथाने, दया दाने, सचे सोचिए, माधवे साधवे च, यानी यही है। तो देखा आपने, ये धम्म की परिभाषा उसने कहां से ली? धम्म की परिभाषा सनातनियों का एक ग्रंथ है, राहुल वातशुत्त। तो राहुल वातशुत्त से लिया गया है। तो राहुलो वातशुत्त जो है एक पुस्तक है, धर्म से आधारित हिंदू धर्म के ऊपर फिलोसफिकल बुक है, उससे लिया गया है। बौद्ध धर्म से इस धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अगला, ये बात कहां मिलती है बहु कथा ने सचा सोचिए? तो राजस्थान के वैराट में भाब्रू नाम का जगह है, जहां पर लघु शिलालेख है, उस पर यह बात लिखी हुई है। तो भाब्रू नामक स्थान पर, लघु शिलालेख पर, वैराट राजस्थान में यह बात लिखी गई है कि धम्म क्या है। तो धम्म आप समझ गए। तो इसने धम्म की नीति अपनाई 259 में उपगुप्त से शिक्षा लेने के बाद। उसके बाद वो सबसे पहले क्या करता है, पूरे गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो स्थान है उसको घूमता है। कहने का मतलब है कि वो लुम्बिनी जाता है। कब जाता है? अपने शासन के 20वें वर्ष। तो लुम्बिनी जाता है, कपिलवस्तु जाता है, बोध गया जाता है, कुशीनगर जाता है, सारनाथ वगैरह तमाम जगह वो जाता है। और इस तरह से उसका अपना एक क्रम है जो आगे हम बता देंगे। और जो लुम्बिनी स्थित जो गौतम बुद्ध के पूर्वजों का स्तूप है उसको दोगुना ऊंचा करवाता है, ये भी जिक्र है। अब देखते हैं ये पीस मैसेज कहां कहां भेजता है। अशोक जो है पूरे संसार में, पड़ोसी राज्यों में पीस मैसेज भेजा। पीस मैसेज देखिए जरा, अफगानिस्तान भी भेजा है, ईरान के बॉर्डर में भी भेजा है, अखमनी राज्य में, टॉलेमी के यहाँ, सीरिया और या सब की तरफ भेजा। तिब्बत की ओर भी इसने अपने पीस मैसेज के लिए एक पूरा डेलीगेट्स भेजा है, ठीक है, धार्मिक प्रतिनिधि मंडल। ठीक वैसे ही
इसने तिब्बत के अलावा म्यांमार, उस टाइम में म्यांमार को स्वर्ण भूमि कहते थे, तो बर्मा भी भेजा है। और फिर इसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह से अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को जो है भेजा है। कहा? श्रीलंका। और श्रीलंका में महेंद्र पंचम नाम का राजा और रानी जो थी उसको उसने पीस मैसेज दिया और शांति का संदेश दिया। बौद्ध धर्म में उसे दीक्षित करवाया और जो बौद्ध गया का पेड़ लेके गया था, पीपल का टहनी, उसको वहाँ लगाया, जो आज भी वो जगह अनुराधापुरम कहलाता है, जहाँ पे बौद्ध वृक्ष मौजूद है। तो रानी को दीक्षित करने का काम संघमित्रा ने, राजा को दीक्षित करने का काम महेंद्र ने किया। तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने, शांति दूत के रूप में बौद्ध धर्म से जुड़े पीस मैसेज को लेकर के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये अपने सभी पड़ोसी राज्यों में पीस मैसेजिंग किया। अब है ऐसा करने वाला वो भारत का विश्व के इतिहास का पहला शासक है जो पीस मैसेज सब जगह भेजता है। अब आइए, ये तो समझ गया। अब हम देखते हैं कि पूरे दुनिया का पहला राजा है जो पितृ के संदर्भ में अपने प्रजा को संतान के रूप में मानते हुए पितृ सत्तात्मक व्यवहार करता है, यानी पेट्रियर्चल गवर्नमेंट की थ्योरी उसने दिया। यानी हमने ये कहा आपसे कि अशोक एकमात्र और पहला राजा है जो पिता तुल्य व्यवहार अपने संतान, प्रजा नामी संतान के लिए करता है। ये भी क्वेश्चन खूब आता है। विश्व का पहला, भारत का पहला ऐसा राजा है जो अपने अभिलेखों के माध्यम से आवाम से, जनता से बातचीत करता है। उस टाइम में जनता से बातचीत करने के लिए टेलीफोन, मैसेज, ऐप, व्हाट्सएप, ट्विटर नहीं था, हम आप सब जानते हैं। तो जो तरीका था वो था जो पॉपुलर प्लेस हैं, जो वहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ से ट्रेडर्स गुजरते हैं और खासकर ठहरते हैं, ऐसे वो जगह लोकप्रिय स्थान हो सकता है, शहर हो सकता है, बाजार हो सकता है, सराय हो सकता है, नेशनल हाईवेज वाला इंपॉर्टेंट जगह हो सकता है, ऐसे सीमाई प्रदेश जहाँ पर लोग एक दूसरे से आते जाते, जैसे बाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, दर्शना है, गेंदे है, रक्सौल बॉर्डर है, समझ रहे ना हमारी बात, मधुबनी का जो बॉर्डर है, जयनगर का बॉर्डर है, ऐसे बहुत सारे बॉर्डर्स एरियाज हैं। तो इन सब जगहों पे जहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं, अपने पीस मैसेज को लेकर, राज्य के आदेश को लेकर बहुत सारे अभिलेखों को लगवाया। कैसे, वो सुनिए। अशोक के अभिलेख दो प्रकार के, एक राज्यादेश और एक धर्म से रिलेटेड यानी धम्म। एक स्टेट ऑर्डर है और एक धम्म रिलेटेड है, दो हो गए। दूसरा बात हम ये करें कि ये अभिलेख कितने प्रकार के, तो सामान्यतः दो प्रकार के हैं। क्या? एक तो है बड़े बड़े स्तंभ है, पीलर है, सुंडाकार, धीरे धीरे पतला हो जाता है, उस पीलर को गरवाया और उसके ऊपर छेनी से पूरे शब्द खुदवा दिए, कहते हैं ना पत्थर पे खींची हुई लकीर मिटती नहीं, तो उस पर खुदवा दिया। एक तो ये। दूसरा, जहाँ कहीं भी बड़े बड़े चट्टान थे और वो पब्लिक प्लेस था, उन चट्टानों को पॉलिश कर दिया पहले बराबर घिस के, और उसके बाद उसको छेनी से उकेड़ करके छोटे छोटे लेटर में पूरा लिखवा दिया वो जो कहना चाहता था। तो इस तरह से हम देखें तो वह प्रस्तर यानी कि रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स का काम किया। तो ये अब है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की बात होती है कि लैंग्वेज क्या अशोक ने रखा अपने अभिलेखों की। तो ध्यान दें, मौर्य साम्राज्य की भाषा, राजभाषा, कोर्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था। आवाम, जनरल पीपल, लिंगुआ फ्रेंका, संपर्क भाषा, आम जन की भाषा प्राकृत थी, जो संस्कृत से ही निकला था, हल्के रूप में प्राकृत थी। पॉइंट क्लियर? तो इसने प्राकृत भाषा में अपना काम किया। याद रखिएगा, जनरली इनके जो अभिलेख हैं 80% अभिलेख, 80% लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज प्राकृत। एक पॉइंट। अब है लिपि, जिसमें आप लिखते हैं। स्क्रिप्ट कौन सा यूज किया, तो याद रखिएगा जहां भी प्राकृत भाषा है वहां का स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी। तो स्क्रिप्ट ब्राह्मी है।
अब रही बात, तो 80% के आसपास ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। बिल्कुल। अब सवाल है, क्या सिर्फ इसी भाषा में अभिलेख है? नहीं, कुछ अभिलेख, few numbers of inscriptions written in other language. What the language? याद रखिएगा, जनरली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, पश्चिमोत्तर भारत में सीमाई प्रदेशों में उसने अलग भाषा का इस्तेमाल किया। और यहां पर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उस भाषा का नाम देखिए क्या है। यहां पर इस भाषा का नाम है खरोष्ठी। ये लिपि है और अरामाइक भाषा है। तो लैंग्वेज है अरामाइक, जो अखमनी साम्राज्य की भाषा थी, ईरान पर्सिया की भाषा थी। और लिपि जो है वो खरोष्ठी है। खरोष्ठी कैसे लिखी जाती है? तो ध्यान दें, हम लोग हिंदी जो आज लिखते हैं देवनागरी, तो वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। यहां भी वही है, लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट गए, अपने हाथ के हिसाब से देखिए, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं कॉपी पर ये लिखा हुआ है कैसे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जैसे हमारे उर्दू फिलहाल लिखे जा रहे हैं, अरबी लिखा जाता है, हिब्रू लिखा जाता है, ये सब राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। बात समझ आई बेटा? तो ये ध्यान में रखना इन दैट रिस्पेक्ट कि खरोष्ठी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और इसकी भाषा अरामाइक थी। ऐसे जहां पर दो दो भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है तो उसको ही कहते हैं आप क्या? बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, द्विभाषीय अभिलेख। जो लमघान जगह है अफगानिस्तान में, वहां पर शार ए कूना अभिलेख है, ये ध्यान रखिए। ऐसी एक है कंधार अभिलेख, जहां पर आटविकों को वो डराता है, थ्रेटनिंग देता है कि अगर आप ये मेन स्ट्रीम्स में नहीं आएंगे, हमारे कानूनों का पालन नहीं करेंगे, शांति से नहीं रहेंगे, तो जो कलिंग को जीतने वाली सेना है वो आपका भी विनाश कर देगी। आज हम कश्मीर के उग्रवादियों को, पाकिस्तानी जिहादियों को, पाकिस्तान को क्या कहते हैं? यही ना कहते हैं। नागालैंड को क्या कहते हैं? नक्सलियों को क्या कहते हैं? कम टू इन मेन स्ट्रीम, अदरवाइज विल डिस्ट्रॉय यू, कहते हैं ना, वही चीजें थी। तो ये ध्यान रखना है। अब सवाल है, अशोक को इस पीस मैसेज की जरूरत क्यों पड़ी? तो अशोक ने भौतिक रूप से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां तक एक्सट्रीम बाउंड्री किया जा सकता था उसने मगध की एक्सट्रीम बाउंड्री तैयार कर दिया था। अब उसे कोई एक्स्ट्रा बाउंड्री की जरूरत नहीं महसूस हो रही। जैसे उत्तर में कश्मीर तक, ठीक है, दक्षिण में कावेरी नदी कहेगा या कर्नाटक लिखेगा, पूरब में कामरूप, जो कामरूप असम है ना, तो कामरूप तक, कामरूप नहीं था इसके में, कामरूप तक उसके साथ बॉर्डर पर, और पश्चिम में कंधार लिखेगा। कंधार तो मालूम ही है, अफगानिस्तान में था कंधार, तो कंधार तक। तो कंधार से कामरूप और कश्मीर से कर्नाटक या कावेरी नदी तक, ये इसका क खुद अशोक 4 का स्थापित किया। ध्यान से सुनो, अब अगले पॉइंट पर। तो अशोक का राज्य सबसे बड़ा था मौर्य काल में, ये याद रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अशोक का जो अभिलेख है उसके संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख का संदर्भ जो आता है, 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात की गई है। अभी तक जो पता चला है, 7 बड़े स्तंभ लेख। एक लौरिया अरेराज चंपारण ईस्ट से, लौरिया नंदनगढ़ वही चंपारण ईस्ट से, फिर है आपका रामपुरवा वेस्ट चंपारण से, मैंने पश्चिमी चंपारण से, 3 हो गए। चौथा कौशाम्बी नियर इलाहाबाद यूपी, 4 हो गए। सारनाथ जो बनारस में है, लाइन हेडेड, वो 5 हो गए। छठा टोपकरा या टोपरा, जो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में टोपरा गांव में, वो, तो कितने हो गए? 6। सातवां नहीं, मेरठ में, तो 7
मेजर पिलर एडिक्ट्स। अब आइए, ये पिलर कहां से आए? ये तमाम पिलर एकाश्मक है, वन है, एडेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, सिंगल है, हाईली पॉलिस्ड है, ब्राइट है, चमकदार है, पॉलिस्ड है, शाइनिंग की गई है, आज तक ये पॉलिश बना हुआ है, तो पॉलिस्ड है। अब ये कहां से लाया गया है? तो भूरा पत्थर से बना है, ब्राउन स्पॉटेड स्टोन है। कहां से लाया गया? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है ना, माइंस से लाया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चुनार, उसे चुनारगढ़ भी कहते हैं, जहां सिरसा कभी हुकूमत करता था। तो चुनारगढ़ या चुनार के पत्थर के खदानों से ये सारे सिंगल स्टोन्स काट करके पॉलिश करके लाए गए, और नदियों से जहां जहां पहुंचाना था नदियों तक लाए। उसके बाद 8 9 10 बैलगाड़ी इकट्ठा लाइन में चलती थी, तो बैलगाड़ी से लाया गया। हाईली पॉलिश्ड है, सुंडाकार है, तो ये याद रखिए, ये भी आपके मौर्य कला में काउंट होता है। तो चलिए, ऐसे 7 आए, तो कहां से आया? क्लियर हो गया। चुनार माइंस, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, एकाश्मक शैली, ठीक है। तो ये 7 जगह लगवाया। अच्छा, अब हर पिलर के ऊपर एक स्टैचू है, कहीं पे बैल है, कहीं पे लॉयन है, कहीं पे पिकॉक है। तो ध्यान दें, ये जो ऊपर स्टैचू थी वो कहां बनती थी? शंकिसा में। शंकिसा जगह है गंधार के पास। तो गंधार में मूर्तिकला केंद्र डेवलप हुई थी, जो हम कुषाण काल में देखेंगे और आगे बढ़ते। तो वहां से आता था। ये सब ब्लैक स्लेटी पत्थर के बने हैं। तो पिलर के ऊपर जो मूर्तियां हैं ब्लैक स्लेटी पत्थर के बने, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये समझ गया। अब आइए नंबर 1, एक है रामपुरवा। रामपुरवा वेस्ट चंपारण। यहां के पिलर के ऊपर क्या था? बैल। वो कनिंघम ने यहां से उखाड़ करके कोलकाता स्थापित किया था, पर कलकत्ता से इसे बहुत पहले, करीब 25-30 साल या 40 साल पहले दिल्ली लाया गया। और दिल्ली में ये कहां पर? तो ध्यान देंगे, ये आज राष्ट्रपति भवन में, उसके प्रांगण में लगा है। तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में लगा हुआ है रामपुरवा का स्तंभ, जिस पर बैल है। एक पॉइंट क्लियर। ये क्लास 3 के ईवीएस की भी किताब में है। दूसरा आइए, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ वही है, ईस्ट चंपारण बिहार में। 3 क्लियर। चौथे की बात करें, चौथा जो सारनाथ स्तंभ है, ये सारनाथ स्तंभ को देखें हम, तो ये बनारस में है। इसके ऊपर लॉयन है और 4 सिंह है, एक दूसरे से पीठ सटा के बैठे हुए 4 लॉयन है चारों तरफ से। अब लॉयन जो बैठा है तो उसका एबेस्कस है चौकी। चौकी पर 4 चक्र बने हुए चारों दिशाओं में, और हर चक्र के 2 चक्र के बीच में 4 जानवर बने हुए हैं एबेस्कस पे, उसके प्लेट पे 4 जानवर में। ये तो आप समझ गए। तो ये हुआ, इसको कहते हैं लायन हेडेड अशोकास पिलर, ठीक है। अब आइए, इस पर कोई सत्यमेव जयते नहीं लिखा हो, तो बाद में जब हम इसे नेशनल एम्ब्लेम बनाएंगे, स्टेट एम्ब्लेम, तब हम इसको लेके आएंगे, सत्यमेव जयते लिखेंगे, वो बाद में बताते हैं। तो ये हो गया। अब आइए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5वें पे आइए। 5वां जो है वो कहा? तो मेरठ। मेरठ में था, और उसे उखड़वा करके फिरोज शाह तुगलक ने मध्यकाल में दिल्ली में स्थापित किया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक। समय के साथ ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है बेटा, बहादुर शाह जफर मार्ग रोड के बैक साइड में, तो वहीं पर ये बिल्डिंग थी, जो उसका किला था फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। तो ये चीज है। तो समय का जंगल हो गया, लेकिन 1750 एडी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही टिफेंथलर ने उसे ढूंढा, मिला उसे। तो टिफेंथलर ने उसे ढूंढा, समझा लोगों ने कि कुछ ऐतिहासिक है, और उसी पिलर को 1837 में एक पढ़ा लिखा इंग्लिश स्कॉलर ब्रिटेन का जेम्स प्रिंसेप, जो भारतीय भाषाओं का ज्ञानी था, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी जबान का ज्ञानी था, उसने उसको पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसने स्पष्ट किया, ये जो देवान पियदस्सी इस इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, कोई और नहीं, अशोक ही है। और ये आपसे पूछता है, ये किसने सत्य किया कि देवान पियदस्सी ही अशोक है?
तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया। ये क्या था? ओरिएंटलिस्ट, यानी पूर्वी भाषा का जानकार, प्राच्यविद, प्राच्य मतलब पूर्वी, प्राच्यविद मतलब प्राचीन भाषाओं का विद्वान, पूर्वी भारत का विद्वान, जो भी कह लीजिए। ये समझ गए। अब आइए दूसरा एक पिलर फिरोज शाह तुगलक ने आज के हरियाणा के सबसे उत्तरी पूर्वी छोर पर एक डिस्ट्रिक्ट है यमुना नगर, जो यमुना के किनारे है, वहां पर एक गांव है टोपरा। उस गांव में जो है ये एक स्तंभ था, और वो सब उत्तरापथ वाले हाईवे पर था। उसको भी उखाड़ करके दिल्ली में स्थापित किया। 6 क्लियर हो गए। 7 मैं आपको यहां थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। हरियाणा की सरकार ने जो है इस जगह पर एक बड़ा सा चक्र बनाया है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अशोका चक्र है, और टूरिस्ट प्लेस है, ओपन भी हो चुका है। ये हरियाणा के एग्जाम में आएगा। अब आगे आ जाइए। अब जो एक बच गया वो है बेटा आपका इलाहाबाद में एक जगह है कौशाम्बी। और कौशाम्बी जो है में एक पिलर था अशोक का। और कौशाम्बी के पिलर पर क्या था लिखा, वो ध्यान से सुनिएगा। जो अशोक ने लिखवाया था वो सुनिए। मेरी पत्नी करुवकी, वही करुवकी, करीना कपूर, यानी कि जो कलिंग से जीत कर लाया था। मेरी पत्नी करुवकी और उससे उत्पन्न मेरा पुत्र तीवर, जो भी दान पुण्य करे वह उसका व्यक्तिगत दान समझा जाए। कहीं ना कहीं करुवकी से उसे टसल चलता रहता था। तो याद रखिएगा, यह दान से जुड़ा अभिलेख है अशोक का। अशोक के एकमात्र पुत्र की व्याख्या, व्याख्या तो नहीं, एकमात्र पुत्र का जिक्र कौन सा अभिलेख करता है, तो तीवर का जिक्र यह करता है, और करुवकी का। तो ये अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो समझ गए। अभी ये जो अभिलेख था पिलर एडिक्ट, वो ऑलरेडी कौशाम्बी में था। जब गुप्त साम्राज्य का शासन होगा तो समुद्रगुप्त का जो पूरा का पूरा विजय वर्णन है, जो 36 युद्ध लड़ेगा सभी जीतेगा, इन 36 वॉर के बारे में डिटेल में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन होगा, और वो भी इसी पिलर पर लिखा जाएगा। जो हरिसेन नाम का एक व्यक्ति था, जो महादंड नायक था समुद्रगुप्त के दरबार का, यानी जज, चीफ जज, जो संधि विग्रहक था, जो युद्ध और शांति मंत्री था, जो पोएट लॉरिएट, राज कवि के पद पर था, जो कुमारमात्य था, यानी गवर्नर था किसी प्रांत विशेष का, 4-4 पद उसके पास थे। वही अपने आका यानी समुद्रगुप्त के इस प्रशंसा को लिखवाता है इस इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ, अशोक के इसी कौशाम्बी एडिक्ट्स के साथ। तो इसलिए हम इसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति क्यों? उसके पीछे एक और रीजन है। तो 2 वंश हो गए, 2 इंस्क्रिप्शंस आ गए। तीसरा, जब अकबर ने लाल किला इलाहाबाद संगम के पास यमुना के तट पर बनाया, तो कौशाम्बी में जो ये पिलर था, अशोकास पिलर, उसको उखड़वा करके वो कहां लाया, तो अशोका ने अपने लाल किले के भीतर प्रांगण में उसे रीरूट किया, गरवाया। ठीक है, ये काम इसने किया। लेकिन आगे चल करके जब 1602 में अकबर के खिलाफ उसका एकमात्र जीवित पुत्र जहांगीर विद्रोह करता है, सलीम, तो इसी लाल किले में रहते हुए शासन करता है पैरेलल गवर्नमेंट पिता के साथ। और इसी शासन के संदर्भ में बाद में क्या करता है, इसी पिलर पर कुछ अपने 12 ऑर्डर्स लिखवा देता है। इसको कहते हैं जहांगीर के 12 राज्य आदेश, ये लिखवा देता है। और फाइनली इसमें क्या होता है समझ सकते हैं कि इसमें 3 राजा, 3 अलग वंश, 3 अलग बातें लिखी हुई हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति है। तो प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है, ये जाने दीजिए बेटा। अब आ जाइए, अशोक के बहुत सारे शिलालेख हुए और स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख 13 छोटे छोटे भी हैं, जाने दीजिए। 14 बड़े शिलालेख हैं, यानी 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। उसमें से एक हमने बात की कलिंग युद्ध का, जो सीरियल नंबर 13वां है। बाकी की बात होगी जब जरूरत में आएंगे तब। फिर छोटे भी शिलालेख बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे जगह पर शिलालेख हैं। अब आ जाइए, तो अभिलेख से जुड़ी बातें हो गई। अब ऐसे समझिए, अशोक जो था वह शिव का भक्त था।
महादेव का। और श्रीनगर की स्थापना, जो कश्मीर है हमारा, श्रीनगर, श्रीनगर भारत में दो है। एक उत्तराखंड का टेहरी गढ़वाल है ना, तो वहीं पे है गढ़वाल श्रीनगर, ठीक है। और एक श्रीनगर कश्मीर। तो कश्मीर का जो श्रीनगर है, श्रीनगर की स्थापना किंग अशोक ने की, ऐसा कश्मीर का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति ने कहा है, जिसका नाम है, आप भी जानते हैं, किताब का नाम कल्हन, लिखने वाला राजतरंगिणी जो लिखा था। तो किताब का लेखक है कल्हन, किताब का नाम है राजतरंगिणी। संस्कृत में लिखी गई भारतीय इतिहास की पहली हिस्ट्री बुक। हिस्ट्री मतलब एक तो इतिहास की सब चीजें, राजा रानी के सारे व्यवस्था है। तो फर्स्ट हिस्ट्री, प्योर हिस्ट्री बुक रिटेन इन संस्कृत, इट इज कल्हन्स राजतरंगिणी। तो कल्हन की राजतरंगिणी में यह बात कहा गया है कि अशोक जो है श्रीनगर की स्थापना की जाने। अब ध्यान दें, अशोक अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल गया था और नेपाल के राजा के पुत्र यानी राजकुमार से अपनी बेटी की शादी की। और खुद अशोक ने वहां पर ललित पत्तन नाम का शहर बसाया और उसकी बेटी चारुमती ने देवपट्टन नाम का शहर बसाया और बुद्ध कोंकण के स्तूप को दोगुना किया और वहां पर जो कर लगते थे 1/8 उसको घटाकर 1/12 कर दिया, यानी 1/8 से रिड्यूस करके 1/12% कर दिया। क्या चीज? टैक्स, राजस्व कर, ये किया है और ये पूछता है। अब आइए हम नेक्स्ट की बात करें। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो राज्य है उसका, वो तो हमने बता दिया था, 5 स्टेट्स थे, वो ठीक है। अब हम देखते हैं अशोक के, ठीक है, दूसरे लघु शिलालेख में और अन्य लेखों में पता चलता है कि उसका दक्षिणी पड़ोसी राज्य चोल, चेर, पांड और क्षत्रिय पुत्र थे। ये ध्यान में रखिएगा। अब अगले बात में करें तो जो नेक्स्ट आपका आता है उसमें देखें हम, ये भी बात हो गई, ये भी हो गया, हविंसान की भी बात हो गई। अशोक भी लोगों को प्रवचन देता था और प्रवचन जब देता था तो उसको कहते थे निज्जति, यानी अशोक के द्वारा जो दिया गया प्रवचन है एक्चुअली निज्जति है। लेकिन ध्यान देना, निज्जति का एक्चुअल अर्थ क्या होता है? आत्मोत्सर्ग, यानी आत्मा के उत्थान के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्ममनन करना चाहिए। सही बात है, जब तक हम अपनों से बात नहीं करेंगे हम अपने आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये मतलब है, क्योंकि पैसा हम और आप बहुत कमा लेते हैं पर पता चला कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, पता चला कि हम सुशांत सिंह राजपूत बन गए, बात समझ आई? तो ये चीजें हैं, तो ये मायने रखते हैं। तो ध्यान रखना है, आत्मनिरीक्षण के लिए निज्जति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। धम क्या है ये आपने देखा, उसके बाद आप देखिए हम जो कह रहे हैं उसको समझना है। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में, कहते हैं कि ब्राह्मण साहित्य कहता है कि मौर्य साम्राज्य जो था वो शूद्र जाति का था, पर इसे नहीं माना। जैन बौद्ध धर्म कहता है क्षत्रिय थे, ये सबसे ज्यादा स्वीकार है। रोमिला थापर कहते हैं वैश्य समुदाय के थे, पर यह स्वीकार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अब मैं बता रहा हूं, मुद्रा राक्षस किताब जो है जिसे विशाख दत्त ने गुप्त काल में लिखी, उसमें पूरी चर्चा है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिल करके नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंक के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसमें चंद्रगुप्त के लिए शब्द आया है वृषल, और वृषल मतलब बैल भी होता है और वृषल मतलब निम्न कुल भी होता है। तो ये कहता है कि निम्न कुल है ये चीज, लेकिन क्षत्रिय है ये मानना चाहिए, क्योंकि चाणक्य जो है एक निम्न कुल के व्यक्ति को गद्दी से उतारने के लिए किसी क्षत्रिय को ही लाएगा, किसी और का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, ये चीज है। दूसरा चीज हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख हम देखते हैं रुद्रादमन के अभिलेख में होता है, जो इसी के लिए यूज हुआ है। अब आइए हम देखते हैं ये जो यात्रा किया, तो सबसे पहले कहां यात्रा किया? अशोक की यात्रा का क्रम पूछता है तो लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद श्रावस्ती, उसके बाद बोध गया, फिर कुशीनगर। ये ध्यान रखना, जहां जन्म हुआ वहां सबसे पहले गया, जहां मृत्यु हुई वहां उसके बाद गया, ये ध्यान में रखने की चीज है। और बेटा
देखा जाए तो जहां उन्होंने पहला प्रवचन दिया उसके बाद वहीं गए सारनाथ। श्रावस्ती जहां आखिरी प्रवचन दिया वहां फिर गए। बोध गया जहां ज्ञान प्राप्त हुई वहां फिर गए। तो इस तरह से उनका है। अच्छा सर, तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए, ये तो आपने देख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेघास्त्रीज आया था, ग्रीक एम्बेसडर। ठीक है। बिंदुसार के समय में डाइमेकस आया था, ऐसा स्ट्रैबो कहता है। और अशोक के समय में डायनोसियस आया था, ऐसा प्लीनी कहता है कि यहां पर यह राजदूत आया। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट जो बनता है वो उसके संदर्भ में बात करते हैं कि क्या क्या है। धर्म श्रावण का अर्थ है अशोक ने जो धार्मिक उपदेश दिए धर्म के बारे में, धम्म के बारे में, उसको धर्म श्रावण कहते हैं। ठीक है। अशोक जो है विश्व का पहला ऐसा शासक हुआ जिसने मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी अस्पताल का निर्माण किया, डिस्पेंसरी का निर्माण किया। विश्व का पहला शासक जो पशु पक्षी सब के लिए चिकित्सालय का निर्माण किया। ये याद रखिएगा। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत पहले भारत में पैदा हो चुका है। ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, अशोक के निर्माण कार्य को संदर्भ में हम लें तो अशोक के निर्माण कार्य के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण किया। तब वो ईंट का था, बाद में और पत्थर वत्थर बने। अशोक ने इसी मध्य प्रदेश के भरहूत में स्तूप का निर्माण किया। तो सांची का स्तूप, भरहूत का स्तूप, दोनों निर्माण इसने। सारनाथ में धम्मेख स्तूप का निर्माण किया, ये भी इसी का है। तो 3 स्तूपों का निर्माण किया। स्तंभ लेख मालूम ही है, रॉक एडिक्ट्स मालूम ही है, और क्या। अशोक के पिता बिंदुसार, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो आजीवक संप्रदाय के ऋषि मुनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते अपने पिता के सम्मान में इसने कुछ गुफा बनवाया और वो आजीवक संप्रदाय के ऋषियों को डोनेट किया। अर्थात जैसे देखते हैं जेत राजकुमार ने जेत वन फार्म हाउस बनाकर गौतम बुद्ध को दिया, ऐसे ही समझिए। अनाथ पिंडक जेत कुमार, तो जेत कुमार को अनाथ पिंडक भी कहा गया है, तो उन्होंने बनवा के दिया। आज भी बड़े बड़े लोग रामपाल को, बाबा राम रहीम को नहीं आश्रम सब बनवा के देते हैं। रॉयल्स रॉयल्स कार, 83 कार्स थे रजनीश के पास, सब भक्तों ने दिए थे। तो ये चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी संदर्भ में देखें तो बोध गया के बराबर पहाड़ियों में कई गुफाओं का निर्माण हुआ, जैसे कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये 4 का जिक्र खास कर आता है। ये अशोक ने बनवाए और इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के ऋषियों को दान किया। ऋषि लोग नग्न अवस्था में रहकर तपस्यारत रहते थे, इन गुफाओं में रहते। तो कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अब आगे आइए, तो अशोक का धम्म हो गया, धम्म यात्रा हो गया, इसने क्या बनवा के दिया। अब अगले, धम्म के अकॉर्डिंग सभी लोग पालन करें, नीति पूर्वक जिए, अनुशासन में रहें और मोरल फुल रहें। इसके लिए उसने एक अधिकारी अपॉइंट किया जिसका नाम रखा धम्म महामात। ये अशोक ने ही क्रिएट किया ये पोस्ट, धम्म महामात, जिसका काम था मोरल पॉलिशिंग, यानी नैतिक रूप से लोगों को समझाना बुझाना कि आप इस तरह से करिए। मारना पीटना दंड देना नहीं, नैतिक रूप से उसे समझाते बुझाते रहे। तो ये काम उसको काम क्या मिला, तो ये चीज, तो इसको क्या कहते हैं, जस्ट लाइक ए मोरल पॉलिशिंग, नैतिक आचरण करने वाला। ठीक ऐसा ही मुगल काल में औरंगजेब ने अपॉइंट किया था एक व्यक्ति को जिसका नाम था मुहतसिब, जिसका काम क्या था कि लोग कुरान शरीफ हदीस के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और उसके निरीक्षण देखभाल के लिए मुहतसिब एक अधिकारी था। ठीक वैसे ही आप देख रहे हैं अशोक के पास सबसे पहले है तो धम्म महामात, जो धम्म को मोरलफुली लागू करने के लिए उत्तरदायी होता था, लोगों को समझाने बुझाने के लिए, नैतिक निर्देश देने के लिए। तो ये चीजें आ गई। अब आ जाइए, तो शार कूना हो गया, ये भी हो गया, शाहबाज गढ़ी हो गया, शिलालेख की बात हो गई, स्तंभ लेख की बात हो गई। हम देखते हैं ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े जो स्तंभ लेख खुदवाए, पिलर एडिक्ट्स, वो ईरान के राजा डेरियस फर्स्ट, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं, से प्रभावित हो गए। क्योंकि ईरान के राजा भी जो है
पत्थरों को लगवाते थे, कहते हैं पिलर को, लेकिन उनके पिलर एकाश्मक नहीं होते, ज्वाइंट होते थे, तो पिलर को लगवा के लेख लिखवाते थे। तो इसे उस समय में ईरान के इस राज्य को अखमनी राज्य कहते, अखमनी एम्पायर कहते। तो कहीं ना कहीं ये अखमनी एम्पायर से प्रभावित था, खास करके राजा डेरियस फर्स्ट से। तो ये ध्यान रखना। अब अगले पॉइंट पर हम देखते हैं। अब स्तंभ लेख की भी बात हो गई, सारी चीजें हमने कर दी। अब है अगला, अशोक ने एक और ऑफिसर्स अपॉइंट किया जिसका नाम था राजुक। राजुक कौन होता? तो जनपद स्तर का जो न्यायालय होता ना, उसका न्यायाधीश होता था, यानी जनपद न्यायाधीश होता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो शख्स था, जो समाहर्ता कलेक्टर होते थे ना, आज जो डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका नाम समाहर्ता होता मौर्य काल में। तो समाहर्ता के साथ ये लैंड रेवेन्यू वसूलने के सहयोगी अधिकारी के तौर पर होता था। ठीक है, अब आइए, अब इसका हम देखते हैं जो 14 इसके शिलालेख हैं, किसमें क्या है। तो 4-5 शिलालेख का बात करेंगे। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या है? तो याद रखिए, नंबर 1 रॉक एडिक्ट्स, प्रथम शिलालेख में है पशु बलि की निंदा। इसने कहा है कि पशु बलि की निंदा की गई है क्योंकि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, और वो खुद कहता है अशोक यहां अभिलेख में कह रहा है कि पशुओं को ना मारे, जीवों को ना सताए, जीवों का हत्या का कारण ना बने। जो शाही किचन है, किचन यानी रसोई, शाही रसोई में जो प्रत्येक दिन कई कई सैकड़ों जानवर मारे जाते थे, उनमें भी कमी कर दी गई है, और दिन में 1 हिरन और 3 मोर मारे जाते हैं, पिकॉक, मांस के लिए। उस टाइम मोर का भी मांस खाते थे, मारे जाते हैं। फिर कहा गया कि यह भी समय के साथ खत्म कर दिया जाए। नंबर 2 शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, रॉक एडिक्ट्स। मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय का निर्माण किया। तो उसके किस शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय के निर्माण की बात कही गई है? 2। तीसरा, अधिकारी 5 वर्ष के अंतराल पर हर राज्य का दौरा करे, और प्रतिवेदक जो है राजमहल में कभी भी सूचना लेकर मेरे पास आ सकता है। क्या मतलब? शिलालेख 3 कहता है कि प्रत्येक जो केंद्रीय अधिकारी हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का दौरा करें, क्या कमी है, क्या नहीं है, किस योजनाओं में क्या दिक्कतें आई, लोग क्या सोच रहे हैं, उन सब का आकलन इकट्ठा करें। तथा ये भी उसी अभिलेख में कह रहा है अशोक, कोई भी रिपोर्टर, रिपोर्टर को प्रतिवेदक कहा गया है, कोई भी रिपोर्टर, प्रतिवेदक जब भी जनता के हित की कोई भी सूचना लेकर आते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं, चाहे मैं शयन कक्ष में सो क्यों ना रहा हूं, शयन कक्ष में क्यों ना रहा हूं, हम एक सूचना देकर हमसे मिल सकते हैं। मैं जनता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। सुनील सर एट योर सर्विस। ठीक है, हमारी ये भाषा अब नीतू मैम भी बोलने लगी हैं। बात समझाई? तो ये चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर आए। अब आगे देखिए, अगला आपका आता है 5वां जो शिलालेख है, उसमें धम्म महामाद की नियुक्ति की चर्चा है। धम्म महामाद की नियुक्ति की चर्चा किस शिलालेख में? 5वें में। अच्छा, 12वां जो शिलालेख है उसमें कहते हैं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करें, सर्वधर्म समभाव। ये अशोक कहता है कि सभी धर्म बराबर हैं, अपने धर्म की कोई ज्यादा बड़ाई ना करें, इससे अपना छोटापन दिखता है। सभी धर्म सत्य है, सभी में अपना सार है, सभी धर्मों का सुने और एक दूसरे के विचारों को सुने, समझे, बर्दाश्त करने की कोशिश करें, यही समन्वय है। बहुत अच्छी बात है, ये चीज है। ठीक है, अब 13वां शिलालेख तो मालूम है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ये हो गया। अब आइए हम बात करें, क्षेत्रक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्षेत्रक का अर्थ होता है भूस्वामी, लैंडलॉर्ड उसे मानेगा। रक्षिण शब्द यूज हुआ है जिसका अर्थ होता है पुलिस, पर रक्षिण शब्द संस्कृत का जिसका अर्थ है पुलिस यानी आरक्षी। आज भी आरक्षी मतलब पुलिस होता है, आरक्षी अधीक्षक, पुलिस सुपरिटेंडेंट, देखा? तो ये चीज है। तो आरक्षिण मतलब पुलिस। इसी रक्षिण को एरियन, यूनानी इतिहासकार एरियन ने कहा क्या? ओवरसियर, ओवरसियर। और इसी को स्ट्रैबो कहता है इंस्पेक्टर।
तो रक्षिन को ही स्ट्रैबो इंस्पेक्टर कहता है और एरियन क्या कहता है, ओवरसियर। अब आइए अगला, हम देखते हैं इसके अलावे और क्या बात होती है। तो इसके अलावे भी चर्चा में है कि गुप्तचर होते थे पूरे मौर्य काल में, और गुप्तचर जो होते थे मेल, वो मेल गुप्तचर जो होते थे संति, तिष्ण, सरत कहलाते थे। और गुप्तचर कौन हो सकते थे, ये इसकी भी चर्चा है। फीमेल गुप्तचर जो होती है उसे वृषली, भिक्षुकी, परिवारजक कहते थे, परिव्राजक कहते थे। देखिए चाणक्य क्लियर कहता है कि गुप्तचर होना जरूरी है। गुप्तचर के लिए एक वर्ड आया है स्पश, और उसके गुप्तचर के जो चीफ होते थे उसको महात्सर्प कहते थे, महात्सर्प। और कौन गुप्तचर हो सकता है, किसे बनाया जाए, उसके समय कहते हैं कि गुप्तचर दो तरह के होते थे। गुप्तचर दो तरह के जो होते थे, तो एक का नाम था संस्था। संस्था मतलब जो एक ही जगह रह के गुप्तचरी का काम करे, स्पाइंग करे, संस्था, इंस्टीट्यूशन। ये कौन होगा, तो जैसे मंदिर का, मंदिर तो नहीं होते थे पर मठ मठ तो होते थे ना, भिक्षुओं के मठ, जैनियों के मठ, बौद्ध के मठ, हिंदुओं के भी मठ होते। तो मठ में जो पुजारी है, भिक्षु है, सन्यासी है, वो हो सकता है जो एक ही जगह रहता है, जो एक जगह रहता है। दूसरा शिक्षक जो पाठशाला में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वो हो सकते हैं। कोई व्यापारी जो एक खास जगह रहता है। गणिकाएं जो एक जगह, रूप जीवा जो वेश्यावृत्ति में लगे रहते थे, नृत्य संगीत में लगे रहते थे, उन लड़कियों को रूप जीवा का है, जो अपने रूप यौवन के बल पर अपनी जिंदगी जीती है लाइवलीहुड के लिए। तो आज देखिए मैंने हिंदू में जो निकला है उसको भी पोस्ट किया है, पुणे के प्रोस्टिट्यूशंस के बारे में दिया है कि जो कोरोना है सबकी जीविका को छीन गया है। स्वाभाविक है, सबका अपना अपना फिलॉसफी है लाइफ में, सब अपने हिसाब से जीता है बेटा, उसको आप क्या कहेंगे। तो उसमें भी है कि अब सेक्स वर्कर जो है वो कैसे जिंदा रह पाएंगे, तो उनको जो है सैनिटाइजेशन यूज़ करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए, उसके बाद सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की इजाज़त दे। ऐसा एक एनजीओ है सहेली नाम की, वो जो है कह रहे हैं सरकार से कि प्रोस्टिट्यूशंस को फिर से ओपन करिए, लॉकडाउन खत्म करिए। तो पढ़िएगा, मतलब समाज में हर चीज़ की व्यवस्था है बेटा, आपको तय करना है कि आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं, किसमें आपको शांति। बेहतर है कि अपने आप को बदलिए अपनी संतुष्टि के लिए। सभी को संतुष्ट करने का प्रयास संभव नहीं होता जल्दी। अब देखिए ना, चाइना फिर असंतुष्ट हो गया, क्या करिएगा। तो ये चीज़ है, तो एक तो ये हो गया। अब आइए बेटा, तो गुप्तचर जो थे संस्था, एक जगह रहते थे। और दूसरा है संचार। संचार मतलब कम्युनिकेट, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता, जैसे कारवां, व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल। ऐसे सन्यासी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इन लोगों को बनाया जाता था। तो संस्था और संचार दो तरह के, संस्था एक जगह रह के, संचार घूम घूम के। कौन बनाए जा सकते थे, क्लियर, ये लोग कूट भाषा का प्रयोग करते, क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते, जो गूढ़ भाषा में लिखी जाती थी, जिसका आविष्कारक ही चाणक्य है। ये ध्यान में रखना है, जो आज भी क्रिप्टोग्राफी चलती है हमारे सारे स्पाई एजेंसी में, डिपार्टमेंट में ये सब चलता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था जो थी वो बहुत परिपक्व होके आई, और दो तरह की न्यायिक व्यवस्था थी। एक थी धर्मस्थ्य, जिसका मतलब हुआ दीवानी, जिसको आप क्या कहते हैं, सिविल। एक सिविल कोर्ट था, दीवानी न्यायालय था, यानी धर्मस्थ्य। और एक था क्रिमिनल कोर्ट, यानी क्या, कंटक शोधन, यानी जहां मार काट, डकैती, चोरी, छीना झपट, स्नैचिंग, खून खराबा, उसको क्रिमिनल केस में डालते हैं, तो उसको क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। और इस तरह से उसको आप क्या कहते हैं, फौजदारी। तो फौजदारी को कहा गया है कंटक शोधन, और दीवानी को कहा गया है धर्मस्थ्य। तो दोनों तरह की न्यायिक व्यवस्था थी। तो धर्मस्थ्य को जो है देखते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था थी, और धर्मस्थीन होता था जो न्यायाधीश होते थे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो न्यायाधीशों की भी व्यवस्था थी। अब अगले पॉइंट पर आइए। मेघास्थनीस जिक्र करता है कि सड़क बनाने वाले अधिकारी होते थे, जो सड़कों का निर्माण करते थे, भवनों का निर्माण करते थे, उसे मेगास्टिस ने वर्ड यूज किया एग्रोनोमोई। तो एग्रोनोमोई रोड बनाने वाले अधिकारी को मेघास्टिस कह रहा है कि यहाँ एग्रोनोमोई हुआ करते थे। अब है, जो छोटी छोटी नौकाएं होती थी उसको क्षुद्रका कहते थे, बड़ी नौका को क्या कहते थे, महानव।
और सब नदियों में चलती थी। डोंगी का भी जिक्र हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए हम बात करें उस जमाने के कुछ हिसाब किताब अधिकारियों के संदर्भ में, तो गौर फरमाएंगे, सवाल बनता है। टॉलमी सेकंड जो है, जो मिस्र का राजा था, उसने लाल सागर में एक बर्निस नाम के बंदरगाह स्थापित किए, जिसका मकसद था मिस्र और भारत के बीच व्यापार में सुविधा हो। तो बर्निस नामक बंदरगाह रेड सी में किसने स्थापित किए? टॉलमी सेकंड, किंग ऑफ इजिप्ट, यूनानी के, ताकि भारत का व्यापार अच्छा हो। और दोनों के बीच में एक ऑलरेडी बंदरगाह सोपारा पड़ता था, जो हमारे गुजरात के तट पे था। वहां बर्निस के तट पे, यहाँ गुजरात के तट पे सोपारा। वहां लाल सागर पे बर्निस, यहाँ सोपारा गुजरात के तट पे। तो ये अब आ जाइए, मेघासनिस जो है, यहां पर दो देवताओं की पहचान करता है। एक देवता कृष्ण को कहता है हेराक्लेस, तो कृष्ण को मेघासनिस ने क्या नाम दिया है? हेराक्लेस। और शिव को क्या नाम दिया है? डायनोसियस। डायनोसियस नाम का राजदूत भी है, जो अशोक के समय में आएगा। और यहां पे शिव का नाम डायनोसियस कहता है मेघासनिस। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा। अब आइए, अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं, तो मुद्रा प्रणाली में आते हैं, जो करेंसी सिस्टम था। गौतम बुद्ध के समय के जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, आहत सिक्के, वो आज भी चल रहे थे। उन सिक्कों के अलावे हम देखते हैं कि और भी सिक्के आए। तो एक तो पंचमार्क चला, दूसरा जो मौर्य काल में देखते हैं कारशापण, शॉर्ट में पण, टोटल कारशापण, ये सिल्वर कॉइन होता, चांदी के सिक्के। और यही पॉपुलर कॉइन्स था उस टाइम का, लोकप्रिय। जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसका वेतन एनुअल 60,000 पण होते, 60,000 पण, तीर्थ मिनिस्टर का, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, हेड मिनिस्टर का, तीर्थ का, अमात्यों का। और जो सिपाही होते थे पैदल, उनको 60 पण मिलता था, 60 पण, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 60 पण मिलता था। ओके, तो ये ध्यान। अब आगे आइए, दूसरा सिक्का जो था आपका सुवर्ण, ये गोल्ड कॉइन्स होता था, सुवर्ण कहलाता था। तांबे के सिक्का को भाषक कहा गया। क्या? भाषक। और तांबे के एक छोटे सिक्के, स्मॉल वैल्यू के जो होते थे, उसे कांकनी, कांकनी कहा गया। तो स्मॉल वैल्यू कॉइन जो तांबे के, कॉपर के बने होते, कांकनी। बड़े सिक्के जो तांबे के बने होते थे, माशक लिख देगा या भाषक, तो भाषक। और सोने के सिक्के को स्वर्ण, चांदी के सिक्के को कारशापण, और पुराने पंचमार्क सिक्के जो होते थे वो चल ही रहे थे। और मुद्रा प्रणाली के तहत देखें तो हम लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा जारी करता था। यानी जैसे आरबीआई करेंसी इशू करता है ना, और कुछ वित्त सचिव, तो करेंसी इशू करने का काम जो अधिकारी था, उसको क्या कहते हैं? लक्षणाध्यक्ष, यानी लक्षणा अध्यक्ष, जो इन सिक्कों की क्वालिटी कंट्रोल करता, सही सही है कि नहीं। तो क्वालिटी कंट्रोल करने वाले अधिकारी को कहते हैं रूपिका दर्शक, रूपिका दर्शक। अगला एक था पण्याध्यक्ष, एक अधिकारी है पण्याध्यक्ष। पण मतलब होता है वस्तु, तब ना कहते हैं पंसारी, जो वस्तु रख के बेचे, पंसारी, पण, तो पण मतलब वस्तु। तो पण्याध्यक्ष जो था, ये वस्तुओं के जो व्यापार होते थे उसकी देखरेख करता था, और 1/5 टैक्स लेता, यानी 20% जो है टैक्स होता। अभी देखिए आपके पास वस्तुओं पर कितना टैक्स है? जीएसटी 5, 12, 18 और 28, यही ना स्लॉट्स है, ये मतलब है। उस टाइम में 20% लिया जाता, तो टैक्स वहां भी कम नहीं है। अब आइए, उस टाइम में देखते हैं इंटरेस्ट पर पैसे दिए जाते थे व्यापारियों को। तो जो डोमेस्टिक ट्रेड करने वाले व्यापारी थे, घरेलू व्यापार करते थे विद इन द कंट्री, उनको जो दिया जाता था, फिनेंस किया जाता, मतलब सूद पे पैसा, इंटरेस्ट पे 15% इंटरेस्ट रेट था। तो अगर 15% इंटरेस्ट रेट है, तो प्रॉफिट इसका मतलब लगभग 30-40% हो रहा है, तभी कोई काम करेगा। दूसरा, जो समुद्री व्यापार करने वाले थे, तो वहां रिस्क ज्यादा था, तो उसको 60% इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था, क्योंकि पैसा डूबने का रिस्क का वहां था। और व्यापार
500,000 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता था तो 60% लिया जाता था। हॉट क्वेश्चन है, आता है सवाल। अब आइए, अब हम बात करते हैं कुछ अधिकारियों के संदर्भ में। तो जैसा मैंने कहा, राजुक जो है जनपद का न्यायाधीश होता था, प्रादेशिक जो है जिला अधिकारी के तौर पे होता था, समाहर्ता जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तुलना करेंगे आज की तारीख में, युद्ध नाम का एक अधिकारी होता जो रेवेन्यू ऑफिसर होता था, सीता भूमि को सरकारी भूमि, ठीक है, कहा गया है। जैसे कि मुगल काल में खालसा भूमि का मतलब क्या था, मुगल राज्य का जमीन, आम जमीन नहीं, राजाओं के परिवार का जमीन, राजाओं के खजाने के भरने के लिए राजा का अप्रश्नल, उसको खालसा भूमि कहते हैं, एस्टेट लैंड। तो एक्चुअली खालसा भूमि का मतलब हुआ एस्टेट लैंड, नॉट ए पर्सनल ऑफ द मुगल्स किंग, स्टेट लैंड। ठीक वैसे ही मौर्य काल में जो राजा की भूमि है उसको आप क्या कहते हैं बेटा, तो उसको आप कहते हैं सीता, तो सीता भूमि। आज कहते हैं ना जो सरकार की जमीन है गैर मजरूआ, तो एक्चुअली वो सरकार की जमीन। अब आगे आइए, अगला है आपके पास बलि। बलि मतलब होता था धार्मिक कर, रिलीजियस टैक्स, बलि। उसके बाद होता था आपका हिरण्य। हिरण्य का मतलब है टैक्स इन कैश, नकद कर जो वसूला जाता उसे हिरण्य कहा जाता। हॉट क्वेश्चन। वार्ता का क्या अर्थ है वो समझिए। तो वार्ता का अर्थ होता था, गौर फरमाएंगे, वार्ता का अर्थ है कृषि, पशुपालन, व्यापार। तो कृषि भी, पशुपालन भी और व्यापार, तो इकोनॉमी का जो तीनों चीज है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड है, तीनों को मिलाकर के वार्ता कहा जाता था, ये ध्यान रखिए। अब अगला जो पॉइंट हमारा बनता है वो देखें हम, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, चलिए यहां तक तो हो गया व्यापार वाणिज्य के ऊपर। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए।